नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्राणेश मौर्य स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर विद प्राणेश में। आज का हम ये वीडियो लेकर के आए हैं सीटेट के लिए, वो भी क्लास 1 to 5 वाले सीटेट के लिए, जिसमें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 3 के ईवीएस की। इसी तरह से हम क्लास 4 का भी ईवीएस का वीडियो लेके आएंगे, क्लास 5 का भी ईवीएस का वीडियो लेकर के आएंगे। इन तीनों क्लास का मिला करके ईवीएस सेक्शन में जो सीटेट में आता है उसमें 15 में से कम 10 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आप हमसे कोई क्वेरी करना चाहते हैं या हमसे कोई संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 7398767471। ठीक, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। और इसमें सबसे पहले हम इस बुक के बारे में जानेंगे। ठीक, अगर हम बात करें इस बुक का तो इस बुक का नाम है हमारा अद्भुत संसार। ठीक, हमारा अद्भुत संसार, और इसमें हमारे आसपास की दुनिया, ठीक, इसका जो है कि चर्चा किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो अगर बात करें तो ये जो ईवीएस की बुक है ये एनसीईआरटी पैटर्न पे है। ठीक, बात करें तो एनसीईआरटी का, अगर एनसीईआरटी के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक, और अगर इसका हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी में पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक, ये तो हो गया एनसीईआरटी का फुल फॉर्म और उसका हिंदी में नाम। अगर आगे बढ़ते हुए बात करें इस बुक की तो इसमें जो इस बुक में जो कंटेंट दिए हुए हैं वो किस तरह से दिए हुए हैं और क्या उनकी प्राथमिकता है, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए सीधे लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में परिकल्पित विद्यालयी शिक्षा का बुनियादी स्तर बच्चों के समग्र विकास के लिए आधारशिला का कार्य करता है। ठीक, तो अब बात करें बुनियादी स्तर क्या है, तो जो अभी तक जो एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, इसमें क्या कहते हैं कि जो बुनियादी शिक्षा का स्ट्रक्चर है उसको 5+3 5+3+3+4 की संरचना का विस्तृत विवरण किया गया। अब इसमें ये संरचना की बात करें तो संरचना क्या है, संरचना है जो 5 है, पहला 5 है, इसका है 5 वर्ष या, और इस स्टेज को जो कहते हैं वो कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। ठीक, इसमें 3 वर्ष से लेके 8 वर्ष की उम्र तक के बच्चे आते हैं, क्योंकि इस जो स्कूलों में एडमिशन होता है या 3 वर्ष तक बच्चों का जो भी वो लर्निंग करते हैं, जो भी चीज़ें सीखते हैं वो अपने घर पे सीखते हैं, उसके बाद वो स्कूल में जाते हैं। और इसमें प्री स्कूल, ठीक, यानी प्री स्कूल यानी आंगनवाड़ी ये 3 साल तक की शिक्षा आंगनवाड़ी में दी जाती है। यानी 3 वर्ष का बच्चा होगा तब वो जाएगा, और जब तक 6 वर्ष का नहीं हो जाएगा 3 साल तक वो आंगनवाड़ी में जाएगा। उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ आती है फाउंडेशन स्टेज में। यानी 3 बच्चे की जब उम्र 3 वर्ष होगी तब से लेकर के आंगनवाड़ी का उसका जो कार्यकाल होगा, मतलब कि शिक्षा ग्रहण करेगा, और क्लास 1 और 2 में जो ग्रहण करेगा वो फाउंडेशन स्टेज में आएगा। ठीक, उसके बाद जो उसके आगे की स्टेज होगी उसको कहेंगे प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है प्रिपरेटरी स्टेज, ये 3 वर्ष की होगी प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें 8 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष की उम्र तक जो है जो बालक होगा वो इस स्टेज में आएगा, और उसकी जो शिक्षा होगी वो क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक की शिक्षा होगी। इसमें आगे बढ़ेंगे, जब इसके आगे बच्चा बढ़ेगा तो वो होगी मिडिल स्टेज, और इसमें 3 वर्ष, ये भी 3 वर्ष का मिडिल स्टेज भी होगी। इसमें 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की उम्र तक के बालक आएंगे, और इसमें क्लास 6 to 8, ठीक, यानी 6, 7, 8 ये जो तीन क्लास की शिक्षा होगी यानी जूनियर हाई स्कूल की, उसको जो है मिडिल स्टेज में रखा गया है। और आखिरी जो स्टेज है वो है सेकेंडरी स्टेज, ये 4 वर्ष का होगा, यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, यानी 9, 10, 11, 12। तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमने बताया आपको कि ये समग्र विकास के लिए आधारशिला का कार्य करता है। ठीक,
यह उन्हें यानी बच्चों को यह उन्हें न केवल हमारे देश के लोकाचार और संवैधानिक ढांचे में निहित अमूल्य संस्कारों को आत्मसात करने में सक्षम बनाता है, अपितु साथ ही बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशलों को हासिल करने में भी सक्षम बनाता है। यानी इसको इन शॉर्ट कहें तो जो भी बच्चों हमारे समाज में रहने के लिए जो भी नैतिक मूल्य हैं या हमारे संविधान में जो चीज़ें वर्णित हैं उनको भी सिखाता है। और बच्चों यहाँ पे लिखा है ना कि संख्यात्मक कौशल यानी कि बच्चों के मतलब कि जीवन में दैनिक जीवन में जो भी गणितीय संक्रियाएं या जो भी जीवन निर्वाह करने के लिए जो भी गणनाएं करना सारी चीज़ों को इसमें सिखाया जाता है। ठीक, प्रारंभिक स्तर यानी यहाँ पे देखिए प्रारंभिक स्तर बुनियादी और मध्यम स्तर के बीच एक सेतु का कार्य करता है। ये जो NEP है यह यहाँ पे दिया है ना, प्रारंभिक स्तर यानी प्रिपरेटरी स्टेज, फाउंडेशन स्टेज, मिडिल स्टेज जो है ये इन तीनों के बीच में एक फाउंडेशन का यानी सेतु का कार्य करता है, तीनों को जोड़ने का काम करता है। अगर इसमें आगे बढ़ते हुए और बात करें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो उसको हमने हाईलाइट कर दिया, उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि अगर हम तीनों कक्षाओं की बुक को लेकर के चलेंगे पूरी तरीके से तो उसमें काफ़ी आपका समय भी बर्बाद होगा और चीज़ें एग्जाम से पहले सुचारू रूप से कंप्लीट भी नहीं हो पाएंगी। ठीक, इसमें अगर बात करें तो हमारे आसपास की दुनिया के लिए यह पाठ्य पुस्तक हमारा अद्भुत संसार यानी इस जो क्लास 3 की पाठ्य पुस्तक है इसका नाम क्या है, हमारा अद्भुत संसार। ठीक, हमारा अद्भुत संसार बच्चों को उनकी अपनी दुनिया से संबंधित यानी कि बच्चे जहाँ पे रह रहे हैं उनका जो आसपास का माहौल है, उनका जो वातावरण है, समाज है, जो सोसाइटी है, उसको कहा गया कि अपनी दुनिया से संबंधित दिन प्रतिदिन की सीखों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा जैसे विभिन्न विषयों क्षेत्रों की बुनियादी अवधारणाओं से जोड़ने में सहायता करने के लिए तैयार की गई है। यानी जो नॉर्मली बात करें जो छोटे बच्चे होते हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में बच्चे होते हैं, उनकी इतनी समझ नहीं होती है कि उनको हिस्ट्री पढ़ाया जाए, ज्योग्राफी पढ़ाया जाए, पॉलिटिक्स पढ़ाया जाए, ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री से सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा सकती। तो उनको सभी चीज़ों को मिला करके यह EVS के रूप में इस बुक को तैयार किया गया। ठीक, इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति उनकी संवेदनशीलता, पर्यावरण यानी परिधन आवरण अर्थात उनके जो चारों तरफ का माहौल है, सारी चीज़ें हैं, उनके प्रति उनकी संवेदनशीलता को, उनकी समझ को, ताकि उन चीज़ों को महसूस कर सके, उनको उसको बढ़ाना है। ठीक, उनमें समुदाय के साथ काम करने के कौशल विकसित करना तथा विभिन्न व्यवसायों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। यानी उनके अंदर ये समझ विकसित करना है कि वह किसी कार्य को कैसे करेंगे। ठीक, और उनको अपने जीवन निर्वाह के लिए आगे चल कर के अगर कोई व्यवसाय करना है तो व्यवसाय के प्रति उसमें क्या सकारात्मकता है उसके बारे में सकारात्मक सोच रखें। इसकी समझ को, दृष्टिकोण को, विचार को बढ़ावा देना है। अगर बात करें आगे, हमारा अद्भुत संसार बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हमारा अद्भुत संसार बच्चों में इस विकासात्मक स्तर के लिए आवश्यक वैचारिक समझ, आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता तथा मूल्य और स्वभाव पर बल देती है। इसमें समावेशिता है। ठीक, इन सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। समावेशिता यानी कि सारी चीज़ों को जो है कि यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं सारी चीज़ों को आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता तथा मूल्य और स्वभाव पर बल देती है। इसमें समावेशिता, बहुभाषिकता, ठीक, यानी कि एक से अधिक भाषाओं को जानना, जैसे जो शिक्षा है ना कि उसमें मातृभाषा में और एक हिंदी में तथा एक अंग्रेजी में स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का, तो उन चीज़ों को बहुभाषिकता, जेंडर समानता यानी लड़का लड़की एक समान है, सांस्कृतिक मूल्य जो हमारे आसपास का कल्चर है, संस्कृति है, जैसे आदिवासी लोग हैं उन लोगों का अपना रहन सहन, उन लोगों का कल्चर अलग है, जो पहाड़ी लोग हैं उनका अलग है, जो आपके साउथ इंडिया में लोग होंगे उनका अलग, तो उनके जो कल्चर हैं उनके जो मूल्य हैं उनको समझना, उनसे जुड़ाव, बहुपक्षीय विषयों को शामिल किया गया। जैसे यानी हर तरह की चीज़ों को इस पाठ्य पुस्तक में समाहित किया गया है। तथा ICT उपकरणों यानी इन ICT का फुल फॉर्म अगर बात करें तो ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित जो आजकल चीज़ें चल रही हैं, ऐसे उपकरणों, स्कूली आधारित आकलन में को समेकित किया गया, सारी चीज़ों को समेकित किया गया है। इस स्तर में बच्चों की अंतर्निहित जिज्ञासा को उनके प्रश्नों का उत्तर देकर तथा मूल शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित विषयों को प्रारूपित करके पोषित करने की आवश्यकता है। यानी कि
इसमें जो भी इस स्तर में बच्चों की अंतर्निहित जिज्ञासा, जो भी बच्चों के अंदर जिज्ञासा है या उनके मन में जो भी प्रश्न उठ सकते हैं, उन सारी चीज़ों को इसमें निहित किया गया है और उनके जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश की गई है। एक प्रभावी शिक्षण वातावरण बच्चों को प्रेरित करता है, यानी कि जहाँ पे शिक्षण कार्य हो रहा है वहाँ का क्या वातावरण है, इसका बहुत ही असर पड़ता है बच्चे के ऊपर। तो हमेशा वहाँ का वातावरण ऐसा हो कि जिससे बच्चे के अंदर हमेशा सकारात्मकता बनी रहे, ठीक, उन्हें व्यस्त रखता है। तथा अगर जब सकारात्मकता बनी रहेगी तो बच्चा अपने कार्य करने में व्यस्त रहेगा, उनमें जिज्ञासा व आश्चर्य को बढ़ावा देता है, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में बच्चे की जो उत्सुकता होती है जानने की, ऐसी चीज़ों को वो बढ़ाता है, ठीक। और यह सीखने के लिए, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों को सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। अगर इसमें आगे बढ़ते हुए बात करें तो अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। इसमें कुछ चीज़ें और हैं। इस अध्याय, ये जो इस पुस्तक है इसको हम 4 इकाइयों में बांटें, यानी 4 यूनिट्स में है, प्रत्येक यूनिट में 3 चैप्टर हैं, ठीक। तो अगर बात करें पहली यूनिट की या इस पुस्तक में, तो इसका अध्याय जो है हमारा भोजन, यहाँ पे है ना, हमारा भोजन में बच्चे पारंपरिक व्यंजनों जैसे हाक, एक प्रकार का हरा साग है, ठीक, के बारे में सीखेंगे। जो कि ये हाक की बात करें तो हाक यह श्रीनगर में, यानी जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है वहाँ पे खाया जाता है, और ये एक प्रकार का हाक, ये हरा साग है। तो ऐसी चीज़ों के कहाँ पे किस चीज़ों को क्या बोला जाता है, कहाँ का क्या चीज़ें हैं, इस बारे में सीखेंगे। इसमें आगे बढ़ते हुए हम बात करें तो हमारा अद्भुत संसार बच्चों के आसपास की दुनिया से जुड़े विषयों पर आधारित 4 इकाइयों में, अभी हमने बताया ना कि इस पुस्तक को 4 इकाइयों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक इकाई में 3 चैप्टर यानी 3 अध्याय हैं, ठीक। अब इसमें आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें इस पुस्तक के शुरुआत में दी गई है, यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक, यानी प्रस्तावना ब्रैकेट में उद्देशिका, यानी उद्देशिका और प्रस्तावना दोनों एक ही चीज़ को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। अगर प्रस्तावना की बात करें जो भारतीय संविधान है तो उसमें एक बार संशोधन किया गया है। यह संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, ठीक। पहला शब्द है समाजवादी, दूसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष, जिसे हम पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, और अखंडता। अगर बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका की तो वो इस प्रकार है। आइए हम इसको पढ़ते हैं और पढ़ के आपको दिखाते भी हैं। भारत का संविधान, ठीक, उद्देशिका, हम भारत के लोग, ठीक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी एक संविधान सभा में, ठीक, अपनी एक संविधान सभा में अंगीकृत संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे कुछ चीज़ें हमने हाईलाइट करी हैं, ठीक। अब इसमें क्या है तो इसमें जो शब्द जोड़े गए हैं उनकी बात की जा रही है। पहला है यहाँ पे संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित है, ठीक। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो है संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से राष्ट्र की
एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित है। यानी ये जो ऊपर 3 शब्द जोड़े गए हैं इनके बारे में दिया गया है कि कौन किस धारा के द्वारा और कब से जो है जोड़ा गया है और इसमें ऐड किया गया है। तो इसमें 3 जो उद्देशिका प्रस्तावना है, इसमें संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। वो शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब इसके बाद अब शुरू करते हैं पहला चैप्टर या पहला अध्याय, जो कि यूनिट फर्स्ट से है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला अध्याय और पहली इकाई। इकाई 1, हमारे परिवार और समुदाय। ठीक, इसमें हम बात करने वाले हैं परिवार और समुदाय के बारे में। तो इसमें आगे बढ़ते हुए हम बात करें, जहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। हाईलाइट करते हुए इसमें सीधे बात करते हैं पहले परिवार पे। पहले परिवार है, पहला चैप्टर है इसमें मेरा परिवार और मित्र। ठीक, इसमें अगर बात करें हम तो इसमें जो मेरा परिवार और मित्र है, इसमें देखिए साथ साथ खेलना, नमस्ते, मेरे घर में आपका स्वागत है, मैं बेला हूँ। ठीक, इसका जो पात्र है पहली, उसका नाम है बेला। और मेरे 2 भाई हैं, बंकू भैया और छोटा बिशु। ठीक, हमें साथ में घर के बाहर छुपन छुपाई खेलना बहुत पसंद है। क्या आपको छुपन छुपाई खेलना पसंद है? घर में सभी विशु के साथ पिकाबू यानी लुका छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है। ठीक, यानी अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वह पूछेगा कि पिकाबू किस खेल का नाम है या पिकाबू किसे कहते हैं। तो पिकाबू जो खेल का नाम है, इसका नाम है, इसे लुका छिपी को पिकाबू। यहाँ पे नीचे इस बुक में पॉइंट दे करके दिया हुआ है ना, पिकाबू छोटे बच्चों के साथ खेले जाने वाला खेल है। इस खेल में पहले छिपते हैं, फिर अचानक से पिकाबू कहते हुए सामने आ जाते हैं। ठीक, अब इसमें आगे बढ़ते हुए बात करें तो इसके बाद जहाँ पे चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, अब आते हैं यहाँ पे, हमारे परिवार के सदस्य, मित्र, पड़ोसी और रिश्तेदार हमें प्यार करते हैं। वे हमारा ध्यान रखते हैं और हमें सहयोग देते हैं। परिवार में माता पिता, दादाजी, दादी जी, भाई बहन जैसे कि बंकू और बेला और कुछ अन्य बड़े लोग हो सकते हैं। परिवार में सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। परिवार में जानवरों और पेड़ पौधों का भी ध्यान रखा जाता है। गाय, भैंस, कुत्ते, तोते, बिल्लियों और बकरियों जैसे पशु पक्षी कई परिवारों का हिस्सा हो सकते हैं। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें परिवार में आ जाएंगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि जो जानवर हैं, गाय, भैंस, कुत्ते, तोते, बिल्लियाँ, बकरियाँ जैसे पशु पक्षी भी कई परिवारों का हिस्सा हो सकते हैं। तो इन सारी चीज सबको जो है परिवार में ले लिया जाएगा। ठीक, बेला और बंकू अपने पालतू कुत्ते सीरू को प्यार करते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। हमें भी पशुओं के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक, अब इसमें आगे बढ़ते हुए बात करें तो इस चैप्टर में अब यहाँ पे मुन्नी, ठीक, यहाँ पे एक पात्र है मुन्नी। मुन्नी बहुत सुंदर रंगोली बनाती है। वह अलग अलग तरह के फूलों से बने रंगों का इस्तेमाल करती है। कुछ अवसरों पर वह पत्तों और फूलों का भी इस्तेमाल करती है। ठीक, इस काम में उसकी सहायता करना मुझे अच्छा लगता है। अब यहाँ से बन सकता है कि रंगोली बनने में किसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, तो वह रंगोली बनाने में फूलों का भी इस्तेमाल होता है। ठीक, और पत्तों का भी इस्तेमाल होता है। इसके साथ पूछे कि अगर रंगों को कैसे बनाया जा सकता है, तो रंगों को सूखे फूलों से बनाया जा सकता है। ठीक, अब इसमें आगे बात करें इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में मेरे ख्याल से इतना ही है। अब इकाई 1 के अब चैप्टर 2, अच्छा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा और है, परिवार और मित्र के साथ आनंद। छुट्टी का दिन था। ठीक, यहाँ पे देखिए, छुट्टी का दिन था। हम सभी दादाजी के साथ पार्क में गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे बहुत से मित्र पिट्ठू खेल रहे थे। ठीक,
पिट्ठू क्या है, अब इसको आगे इसमें बताएंगे कि पिट्ठू क्या होता है। पिट्ठू खेल रहे थे। निक्कू, रिंकी, रोनित, रोनी तथा तारा एक दूसरे को तेज दौड़ने और पिट्ठू बनाने के लिए कह रहे थे। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए पिट्ठू का चित्र बना हुआ है कि पिट्ठू कैसे खेला जाता है। हमने उनके साथ मिलकर 2 टीम बना ली। दादाजी एक गेंद ले आए, उन्होंने गेंद से पिट्ठू तोड़ दिया, सारे पत्थर बिखर गए। हम पत्थरों को एक दूसरे पर रखने के लिए तेजी से दौड़े। रोहित, निक्कू, रिंकी, तारा और रोनी ने पिट्ठू बनाने से रोकने के लिए हमें गेंद से मारकर आउट करने की कोशिश की। यानी इसमें 2 टीमें हो जाती हैं। एक टीम ये जो पत्थरों के टुकड़े एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, एक टीम गेंद से मार करके गिरा देती है, दूसरी टीम उसको सही करती है, और जो दूसरी टीम होती गिराई रहती है वो फिर गेंद से मार करके उन्हें आउट करने की कोशिश करती है। तो पिट्ठू का खेल ऐसे गेंद से खेला जाता है। ठीक, अब इसमें बात करें तो इस चैप्टर में बस इतना ही। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। बात करें अगले चैप्टर की तो अगला चैप्टर रहा ये आपके सामने। इस चैप्टर में भी जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। चैप्टर का नाम है मेले में हम। ठीक, क्या नाम है चैप्टर का? तो मेले में हम। आइए देखते हैं मेले में हम चैप्टर में क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या इसमें से क्या चीज़ें आपके पेपर में आ सकती हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हुए बात करें तो इस चैप्टर में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे इसमें इस चैप्टर में बात करें तो इस चैप्टर में बस यही एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, वो है कुंभ मेला। बात करें कुंभ मेला की तो कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा पर्व है। यह गंगा, यमुना, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों के किनारे पर होने वाला यह मानव जाति का सबसे बड़ा समारोह है। ठीक, यह मेला हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में लगता है। ठीक, अगर बात करें तो ये 4 जगह लगता है, जिसमें से हरिद्वार और प्रयागराज ये 2 शहर जो हैं ये गंगा नदी के किनारे हैं। ठीक, तो यहाँ पे गंगा नदी के किनारे लगता है। बात करें उज्जैन की तो उज्जैन में क्षिप्रा नदी है। ठीक, उज्जैन में कौन सी नदी है? उज्जैन में क्षिप्रा नदी है। और बात करें नासिक की तो नासिक में गोदावरी नदी है। तो इन नदियों के किनारे 4 जगह पूरे भारत में महाकुंभ का मेला लगता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पर्व कहें या सबसे बड़ी गैदरिंग वाला फेस्टिवल होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ लाखों की संख्या में लोग आते हैं और इस उत्सव को, इस पर्व को मनाते हैं। ठीक, अपनी श्रद्धा के अनुसार। बात करें अब इसमें आगे बढ़ते हुए तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हम अलग से यहाँ पे मिलाए हुए हैं। ठीक, कहाँ पे जैसे यहाँ पे है कठपुतली। बात करें तो कठपुतली जो है यह एक नृत्य है। ठीक, यह नृत्य कठपुतली नृत्य है, यह स्पेशली राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक, फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। क्लास 3 की जो ईवीएस है इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। स्पेशली आपकी चीज़ें जो शुरू होंगी वो होंगी क्लास 4 से। जो 3rd चैप्टर है यूनिट 1 का, तो इसका नाम है त्यौहार मनाएं एक साथ। ठीक, कहाँ पे कौन सा त्यौहार है इन सब की बात करने वाले हैं। फूलों का त्यौहार। मेरा नाम ऋषि है। ठीक, मेरा नाम, इस जो चैप्टर का कैरेक्टर है उसमें उसने बोला है कि मेरा नाम ऋषि है, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ हिमालय के पहाड़ों पर घूमने जा रहा हूँ। हम अपने मामा मामी और अपनी ममेरी बहनों चिया और नोनिका के घर जा रहे हैं। वे पहाड़ों के पास ही एक छोटे से गांव में रहते हैं। हम वहां बस से जा रहे हैं। मैं बस की यात्रा का पूरा आनंद ले रहा हूं। खिड़की के बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर था। सड़कें घुमावदार मोड़ वाली हैं। यानी यहाँ से पूछते हैं घुमावदार मोड़ वाली सड़कें कहाँ पाई जाती हैं, तो इसका जवाब होगा कि पहाड़ी इलाकों में घुमावदार मोड़ वाली सड़कें पाई जाती हैं। ठीक, इसमें आगे बढ़ते हुए बात करें तो यहाँ पे
ये सिंबल दिए हुए हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं और बनेंगे भी नहीं। इसमें बात करते हुए आगे पहुँचते हैं। ऋषि जो है वह अपने मामा के घर पहुँच गया है। ठीक, पहुँचने के बाद क्या होता है कि मामी ने बच्चों को भोजन के लिए घर के भीतर बुलाया। ठीक, मामी ने बच्चों को भोजन के लिए घर के भीतर बुलाया। सभी ने गर्म चावल के साथ कश्मीरी व्यंजन हाक, ठीक ना, यहाँ पे हाक लिखा हुआ है, एक प्रकार की पत्तेदार सब्जी, जो कि शुरू में हमने बताया था इंट्रोडक्शन में। ठीक, हाक क्या होता है? एक प्रकार की पत्तेदार सब्जी होती है, या यूँ कहें साग होता है, खाया चावल के साथ। वास्तव में यह बहुत ही स्वादिष्ट था। क्या तुम्हें पता है इन दिनों हमारे यहाँ ट्यूलिप का त्यौहार होता है? ठीक, नोनिका ने भोजन करते हुए पूछा। ठीक, यानी जो उसके मामा की बच्ची है उसने बताया, यानी ट्यूलिप का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये जम्मू में मनाया जाता है। ठीक, हमारे यहाँ, तब ऋषि कहता है कि हमारे यहाँ भी वसंत ऋतु में बहुत ही लुभावने लाल रंग के फूल खिलते हैं, इन्हें बुरांस के फूल कहते हैं। ठीक, यानी लाल रंग के जो फूल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इस चैप्टर के अनुसार पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है बुरांस के फूल कैसे होते हैं? तो लाल रंग के लुभावने फूल होते हैं। ठीक, इसमें आगे बढ़ते हुए बात करें तो आगे है, चिया ने बहुत ही उत्साह के साथ बताया, पता है मेरा मित्र वेंकट भी इस मौसम में विशु का त्यौहार मनाता है। ठीक, उसमें अमलतास के बहुत सारे पीले फूलों, सब्जियों, फलों का उपयोग करके विशुकनी बनाते हैं। ठीक, इस बातचीत में मामी जी भी शामिल हो गई। उन्होंने बताया कि बसंत प्रकृति का उत्सव है, यानी बसंत क्या है? वो प्रकृति का उत्सव है। भीषण ठंड के बाद जब सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमकता है तो चारों तरफ फूल खिल जाते हैं। ठंड से दुबकी हुई घास बढ़ने लगती है और पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं। ठीक, मैंने मामी, चिया और नोनिका से कहा, जब मैं अपने चारों ओर बिखरे ये तरह तरह के रंग बिरंगे सुंदर फूल देखता हूँ तो मेरा मन खुश हो जाता है। कुछ दिनों के बाद हम घर वापस आ गए। यह मेरी परिवार के साथ बिताई यादगार छुट्टियां थी। अब यहाँ पे बात करें विशुकनी। ठीक, तो विशुकनी केरल में नववर्ष के प्रथम दिन को मनाया जाता है। विशुकनी कब मनाया जाता है? तो यह केरल का त्यौहार है। और कब मनाया जाता है? तो नववर्ष के प्रथम दिन को मनाया जाता है। जाने वाला एक शुभ रिवाज है। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय के समय शुभ वस्तुओं को देखने से आने वाला वर्ष खुशहाल तथा लाभकारी होता है। ठीक, यह विशुकनी के अनुसार है। अब इसमें आगे बढ़ते हुए बात करें तो यहाँ पे ये एक कविता दी हुई है। कविता के बाद यहाँ पे देखिए एक प्रश्न है, इसको हम बता देते हैं। और यहाँ से प्रश्न जो है कि पूछ सकता है कि कौन सा पर्व और पर कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं और वो पर्व कहाँ पर मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ पर्व दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ व्यंजन के फोटो और नाम दिए हुए हैं। ठीक, चित्र और नाम दिए हुए हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे बिहू है, छठ पूजा है, क्रिसमस है, ईद उल फितर, होली, ओणम आदि। ठीक, तो अगर बात करें सबसे पहला जो व्यंजन है, और ये जो चित्र देख रहे हैं ये ठेकुआ है। ठीक, अगर ठेकुआ की बात करें तो ठेकुआ छठ पूजा के पर्व पर बनाया जाता है। स्पेशली ये जो ठेकुआ होता है यह गेहूं के आटे का और गुड़ में जो है कि गुड़ में या शक्कर डाल करके गूँथा जाता है, फिर उसको तेल में तला जाता है जिससे ठेकुआ बनता है। इसके बाद जो अगला व्यंजन है यह है पीठा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पीठा। पीठा की बात करें तो पीठा मुख्य रूप से मकर संक्रांति यानी पौष संक्रांति, बिहू, रथ यात्रा, दीपावली और माघ बिहू जैसे फसल कटाई, यानी जब देखेंगे आप दीपावली के समय पे धान की फसल कटती है और शीतकाल जो शीतकालीन समय आने वाला, ठंड आने वाली, तो उस समय त्यौहार मनाए तो उस समय ये पीठा बनाया जाता है, त्योहारों पर मनाया जाता है। बिहू, अब बात करें बिहू पे यहाँ पे दिया हुआ है ना, मुख्य रूप से ये बिहू पे बनाया जाता है। तो बात करें बिहू की तो बिहू असम का एक प्रमुख और अत्यंत लोकप्रिय त्यौहार है। यहाँ से कोई समझ सकता है कि बिहू कहाँ पे मनाया जाता है, तो बिहू असम में मनाया जाता है। और पीठा किस पर्व पर बनाया जाता है, तो पीठा बिहू पर बनाया जाता है। अब इसके बाद आगे बात करें तो खजूर का केक क्रिसमस पे बनाया जाता है, ज़्यादातर लोग बनाते हैं, जो कि ईसाई लोग बनाते हैं। इसके आगे बात करें अगला जो व्यंजन है तो वो है गुजिया। गुजिया होली पे बनाई जाती है, जो कि
होली हिंदुओं का बहुत ही लोकप्रिय पर्व है। अब इसके बाद बात करें सद्या। ठीक, सद्या यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो सद्या की बात करें तो सद्या आमतौर पर ओणम, ठीक, और विशु के साथ साथ जन्मदिन और मंदिर त्योहारों जैसे अन्य विशेष अवसरों के लिए पारंपरिक दावत के रूप में परोसा जाता है। यानी इसमें जो सद्या होता है ना, ये एक तरह से थाल होती है, इसमें कई व्यंजन होते हैं और स्पेशली यह ओणम के पर्व पे जो है कि ये मनाया जाता है। और ओणम की बात करें तो ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए बात करें होलिगे की। ठीक, तो होलिगे जो है, होलिगे कर्नाटक का एक पारंपरिक मीठा व्यंजन है। होलिगे क्या है, तो एक मीठा व्यंजन है। कहाँ का है, कर्नाटक का है, जो मुख्य रूप से उगादी, ठीक, उगादी, गणेश चतुर्थी और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों पर बनाया जाता है। मकर संक्रांति यानी जब ठंड खत्म होने लगती है और गर्मी आने वाली होती है, ऐसे टाइम पे यह मकर संक्रांति के अवसर पे होलिगे बनाया जाता है। ठीक, इसे पूरन पोली के नाम से भी जाना जाता है। यानी होलिगे जो है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है पूरन पोली। ठीक, एक तरह से यह मीठी पूड़ी होती है। ठीक, अब बात करें इसके इस यहाँ पे एक पर्व लिखा है उगादी। तो उगादी मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का प्रमुख त्यौहार है। इसके अलावा क्या कहते हैं, जो व्यंजन है वो है सेवैयाँ। सेवैयाँ अक्सर ईद पे जो है कि खाने को मिलती है। हमारे मुसलमान भाइयों का यह त्यौहार है और सेवैयाँ ईद पर खाने को मिलती हैं। ठीक, अब बात करें आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ मेरे हाँ थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है। विश्व की सबसे विशाल, बात किया ना कि शुरू में ऋषि ने जो है कि जम्मू में गया है, तो अब इस यहाँ से भी चैप्टर बन सकता है कि जम्मू में कौन से हिमालय पर्वतमाला है। तो विश्व की सबसे विशाल पर्वतमाला भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, जिसे हिमालय कहते हैं। अर्थात हिमालय का अर्थ क्या है, तो हिमालय का अर्थ है बर्फ़ का घर कहते हैं। ठीक, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिमालय की ही है, वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक, यह हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है। ठीक, और इस चोटी की ऊंचाई की बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक, फिलहाल बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए एक त्यौहार है, वो है सरहुल। सरहुल बसंत ऋतु का त्यौहार है। ठीक, सरहुल त्यौहार को झारखंड में बसंत ऋतु में मनाया जाता है। लोग अपने रीति रिवाजों के अनुसार पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। साल, सखुआ के पेड़, यानी साल एक वृक्ष होता है। ठीक, ओढ़ने वाली साल आप नहीं समझिएगा, साल एक प्रकार का वृक्ष होता है जिसे सखुआ भी कहते हैं, के पेड़ तक जुलूस निकालते हैं। वे साल के फूल और ताजे अंकुरित अनाज लेकर जाते हैं। धरती और सूर्य को आदर व सम्मान के साथ भेंट करते हैं। यानी सरहुल में धरती की और सूर्य की पूजा होती है और साल के वृक्ष के पास जाकर के होती है। ठीक, भेंट करते हैं। वे ढोल, नगाड़े और दूसरे स्थानीय वाद्य यंत्रों को बजाते नाचते गाते हुए सरहुल मनाते हैं। ये जो सरहुल त्यौहार है ये मनाने का तरीका है। और सरहुल कहाँ का त्यौहार फेस्टिवल है, तो सरहुल झारखंड में मनाया जाता है। यहाँ से प्रश्न ये बन सकते हैं कि सरहुल कहाँ पे मनाया जाता है, या इसके पहले हमने जो पर्वों की बात की, कहाँ कौन सा व्यंजन किस पर्व पे बनाया जाता है, ये पूछा जा सकता है। फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही। इसके बाद यहाँ पे हमारी यूनिट फर्स्ट इकाई 1 जो है कि समाप्त होती है। इसके बाद बात करें तो इसके बाद हम शुरू करेंगे इकाई 2 की, और यहाँ से चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 जो है कि इकाई 2 में आएगा। बात करें इकाई 2 की, तो इकाई 2 को नाम दिया गया है जीवन आसपास, यानी हमारे आसपास जो लिविंग थिंग है उनसे रिलेटेड चीज़ों की यहाँ पे गणना, बातें, चर्चा होने वाली हैं। ठीक, ये हम ब्रश की साइज थोड़ी छोटी कर लिए और कलर भी चेंज कर लिए। ठीक, अब इसमें बात करें इकाई 2 की, तो इकाई 2 में यहाँ पे ये टीचरों के लिए, पढ़ाने वालों के लिए इंस्ट्रक्शन है। बात करें पहले चैप्टर की, इकाई 2 के जो कि इस बुक का चौथा चैप्टर है, इसमें है, इस चैप्टर का नाम है कुछ खोज पेड़ों की। ठीक,
तरह तरह के पेड़ पौधे। गोपू, सिम्मी और राजा प्रतिदिन पैदल ही स्कूल जाते हैं। रास्ते में वे सुंदर फूल, पहाड़ और जलधाराएं देखते हैं। ठीक, इस चैप्टर के जो कैरेक्टर हैं वो हैं गोपू, सिम्मी और राज। अब इसमें बात करते हैं, देखें ये लोग क्या करते हैं। तो सिम्मी ने, देखिए ये लोग कुछ बातें कर रहे हैं और उन बातों के का जो कुछ हिस्सा है वो दिया है। सिम्मी ने कहा, देखो, क्या कहा? सिम्मी ने कहा, देखो इस जामुन के पेड़ की पत्तियां थोड़ी मोटी हो और चमकदार हैं। राज, यह तुम्हारा खास पेड़ है ना? ठीक, यानी उसका खास पेड़ हो। लेकिन अगर बात करें जामुन की पत्तियों की, तो जामुन की पत्तियां क्या होती हैं? नॉर्मल अन्य पौधों की पत्तियों की तुलना में थोड़ी मोटी होती हैं। राज ने कहा, हाँ है तो। तुम्हें इसके छोटे छोटे सफ़ेद फूल याद है ना? फिर हमने छोटे हरे रंग के फल देखे जो बाद में गहरे लाल और जामुनी रंग के हो गए थे। हमने यहाँ पेड़ से जामुनी रंग के पके हुए फलों को तोड़ने का भी आनंद लिया था। यानी कि ये जब फल का सीज़न होता है उसके बाद वो देख कर के पौधे को, पेड़ को बात कर रहे हैं। यानी कि जामुन का जो फूल होता है वह सफ़ेद होता है, फल जो होता है पहले हरा होता है और पकने के बाद जामुनी रंग का हो जाता है। सिम्मी मुस्कुराई, इन पेड़ों की ठंड छांव में घूमना अच्छा लगता है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। पेड़ों में लकड़ी का एक बड़ा तना और उस पर फैली हुई कई शाखाएं होती हैं। इन शाखाओं पर पत्तियां होती हैं। इनकी जड़ें धरती में बहुत गहराई तक जाती हैं। ये है पेड़ों की, अगर पेड़ों की खासियत बात करें कि पेड़ किसे कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप बता सकते हैं पेड़ की जो विशेषता होती है, इसमें लकड़ी का एक बड़ा तना होगा। यहाँ पे देखिए तना दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद इन तना पर फैली हुई कई शाखाएं होंगी। देखिए यहाँ पे तमाम शाखाएं निकली हुई हैं। ठीक, इसमें देखिए ये शाखाएं हैं। शाखाओं के बाद शाखाओं पर पत्तियां होंगी और इनकी जड़ें धरती के नीचे तक जाएंगी। अगर ऐसी विशेषता किसी वृक्ष की दी हुई है तो वह पेड़ में आएगा। इसके बाद बात करें आगे बढ़ते हुए, पेड़ में कौन कौन सी चीज़ें पेड़ में आ जाएंगे? तो आम, नारियल, खेजड़ी, कटहल, बरगद, अमलतास, पीपल, चिनार। ठीक, ये सारे जो हैं नाम, ये वृक्षों के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, वृक्ष के अंतर्गत इनमें से नाम दे करके पूछ देगा कि कौन सा वृक्ष है, कौन सा वृक्ष नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे है झाड़ी। झाड़ी की विशेषता की बात करें, सभी पौधों की तरह बड़े बड़े नहीं होते। यानी झाड़ी जो होती हैं वो वृक्षों की तरह बड़े नहीं होते हैं। ये सुंदर लाल फूलों वाले पौधों को देखो। यानी ये जो यहाँ पे फूल दिया हुआ है इनकी बात कर रहे हैं, वो जो 3 बच्चे हैं। ठीक, इनका पेड़ की तरह बड़ा तना नहीं होता। ठीक, गोपू ने कहा, बल्कि इसमें भूरे रंग के कई तने होते हैं। राज ने कहा, इन झाड़ीदार दिखने वाले पौधों को झाड़ियाँ कहते हैं। यानी जो झाड़ी की तरह छोटे पौधे होते हैं उनमें कई ढेर सारे तने मिलकर के बनाते हैं, उनको झाड़ी कहते हैं। ठीक, इन झाड़ीदार दिखने वाले पौधों को झाड़ियाँ कहते हैं। हमारे घर में तुलसी का पौधा भी एक झाड़ी है, सिम्मी ने बताया। ठीक, यानी कि जो तुलसी का पौधा है वह झाड़ी के वर्ग में आता है, झाड़ी की कैटेगरी में आता है। झाड़ियाँ मध्यम आकार के वे पौधे हैं जिनमें कई तने होते हैं। इनकी शाखाएं धरती के पास ही फैली होती हैं। शाखाएं होंगी लेकिन वृक्ष की तरह होंगे लेकिन इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये छोटे होते हैं। ठीक, और धरती के आसपास फैले रहते हैं। अब झाड़ी की कैटेगरी में कौन कौन से पौधे आ जाएंगे इनकी बात करते हैं। तो गुड़हल, गुलाब, तुलसी, मीठा नीम यानी कड़ी पत्ता जिसे कहते हैं, वो झाड़ी के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करें दाल की। ठीक, जो दालें हम खाते हैं जैसे अरहर, मसूर, मूंग और उड़द, इन सभी में झाड़ियों के ही बीज होते हैं। ठीक, यानी अरहर हो गया, मसूर हो गया, मूंग हो गया, उड़द, ये जो पौधे हैं दालें, ये भी झाड़ी के अंतर्गत आ जाएंगी।
यहाँ से नाम दे करके पूछ सकता है कि कौन सा झाड़ी में आता है, कौन सा वृक्ष में आता है, कौन जड़ी बूटी और घास में आएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे है जड़ी बूटी और घास की बात करें तो हमारे घर में टमाटर और पुदीने के पौधे, उनके तने बहुत ही कोमल और हरे। राज ने कहा, मेरी दादी ने मुझे बताया कि जिन पौधों के तने कोमल होते हैं और कभी लकड़ी जैसे सख्त नहीं हो बनते, उन्हें जड़ी बूटियाँ कहते हैं। गोपू ने बताया। सिम्मी ने घास की ओर दिखाते हुए कहा, इन तरह तरह की घासों को देखो, इनके तने भी हरे और कोमल हैं। इनकी पत्तियां लंबी और पतली पतली और चपटी हैं। ठीक, यानी जो जड़ी बूटियां होती हैं उनके तने हरे होते हैं और सख्त नहीं होते हैं बल्कि मुलायम होते हैं। सिम्मी क्या कहती है? सिम्मी कहती है, तुम ठीक कह रही हो क्या सिम्मी? तुम ठीक कह रही हो क्या? तुम्हें पता है कि घास भी एक तरह की जड़ी बूटी ही है? गोपू ने पूछा। गोपू सिम्मी से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि घास भी एक तरह की जड़ी बूटी है? तो आइए जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं। जड़ी बूटियां बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। इनके तने बहुत ही मुलायम होते हैं और कभी भी लकड़ी जैसे सख्त नहीं बनते। घास भी जड़ी बूटियों का ही एक प्रकार है। अब घास की बात करें तो घास क्या है? तो घास के पत्ते पतले और चपटे होते हैं। इनके तने खोखले होते हैं, यानी ये अंदर से पाइप जैसे रहेंगे। ठीक, अपने आसपास अलग अलग तरह की घास देखिए। आपने कितनी तरह की घास देखी है? अब यहाँ पे देखिए नीचे कुछ जड़ी बूटियों की का चित्र दिया हुआ है। बात करें जड़ी बूटियों की तो पुदीना, ठीक, पुदीना, टमाटर, धनिया, सरसों, ये क्या है? ये जड़ी बूटियों में आ जाएंगे, जड़ी बूटी के अंतर्गत। इनके तने जो होते हैं वो सख्त नहीं होते हैं। ठीक, अब इसके बाद आगे बात करें घास की। घास में देखिए यहाँ पे जंगली घास आ जाएगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है घास के बारे में, चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी आदि जैसे अनाज जो आप खाते हैं बड़ी बड़ी घास के ही बीज हैं। ठीक, अगर यहाँ पे देखिए धान, गेहूं, बाजरा, रागी, ज्वार, गन्ना, बांस, ठीक, ये सब घास के रूप हैं। गन्ना और बांस भी एक तरह की ही घास हैं। बांस एक विशेष प्रकार की घास है जो 1 वर्ष से भी अधिक समय तक सूखती नहीं है। यानी कि जो बांस होता है वो घास नॉर्मली जल्दी सूख जाती है, 2 महीने 4 महीने बाद सूख जाती है, लेकिन बांस जो है यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबी घास होती है और जो कि 1 वर्ष से भी ज़्यादा हरी रहती है और सूखती नहीं है। देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लताएं और बेलें। ठीक, देखो इस बड़े से पेड़ के चारों ओर एक लता लिपटी हुई है। राज ने प्रसन्नता से कहा। गोपू ने सहमति जताई। वाह मेरे दोस्त, जॉर्ज के घर में भी मनी प्लांट का एक पौधा है। मैं यह तुम्हें बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि वह ऊपर की ओर कैसे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे दीवार पर चढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें दी हुई हैं ना, लताएं और बेलें। ठीक, ये दोनों अलग अलग होती हैं। अगर बात करें लता, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना लता के बारे में और बेलों के बारे में। सिम्मी ने बताया, क्या बताया यहाँ पे देखिए, सिम्मी ने बताया मनी प्लांट का तना बहुत ही लंबा और पतला होता है। वह अपने आप खड़ा नहीं हो सकता। ठीक, यदि इसके ऊपर जाने के लिए कोई सहारा नहीं मिलता तो यह धरती पर ही फैल कर बढ़ने लगता। कद्दू का पौधा भी बेल ही होता है। मैं इसके तने को धरती पर फैले हुए देखा है, राजा ने बताया। अब यहाँ पे बात करें लताओं और बेलों की। लताओं और बेलों के तने पतले और लचीले होते हैं। ठीक, लताएं क्या होती हैं? लताएं अन्य पौधों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं। यानी लताओं को ऊपर चढ़ने के लिए अन्य पौधों का सहारा लेना पड़ता है और बढ़ती हैं। जबकि बेलें जो होती हैं वो धरती पर ही बढ़ती हैं, यानी यह किसी चीज़ के ऊपर नहीं चढ़ती हैं, यह केवल धरती पर ही बढ़ती हैं। कुछ लताएं जिस पौधे का सहारा लेकर चढ़ती हैं उसी से अपना भोजन भी लेती हैं। यानी लताएं जो होती हैं, कुछ लताएं उनमें चूसक जड़ें होती हैं जो जिस पौधे का सहारा लेकर के चढ़ती हैं उसी से अपना भोजन ग्रहण कर लेती हैं। यहाँ पे देखिए लताओं के चित्र दिए हुए हैं। अगर लताओं में बात करें तो लताओं में मनी प्लांट आ जाएगा, चमेली आ जाएगा और लौकी का पौधा आ जाएगा। और बेलों की बात करें तो बेलों में
तरबूज आ जाएगा और कद्दू आ जाएगा। ठीक, बेलों में क्या आ जाएगा, तरबूज आ जाएगा और कद्दू आ जाएगा। इसके अलावा इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए गेंदा, गेंदा को तेलुगु में क्या कहते हैं, तेलुगु भाषा में बाथी कहते हैं। नीम को कन्नड़ में क्या कहते हैं, बेव गिडा कहते हैं। और जूजूबे या बेर को क्या, कौन सी भाषा है ये, तो मणिपुरी में बोरोई कहते हैं। ठीक, बेर को बोरोई कहते हैं मणिपुरी भाषा में। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है गन्ने के तने से गुड़ बनाया जाता है। बांस सबसे लंबी घास है। ठीक, मिजोरम में पाया जाने वाला फूल रेफलेसिया सबसे बड़ा फूल है और यह एक छाते जितना बड़ा होता है। यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि जो विश्व का सबसे बड़ा फूल है, ठीक, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है रेफलेसिया। यह एक छाते जितना बड़ा होता है। ठीक, और बात करें विश्व की सबसे लंबी घास, तो वो है क्या कहते हैं, बांस। विश्व की सबसे लंबी घास बांस है। ठीक, अब इसमें आगे बढ़ें तो इस चैप्टर में इतना ही। अब बढ़ते हैं अध्याय 5 की ओर। ठीक, अब बात करने वाले हैं अध्याय 5 की। 46 मिनट का अभी तक क्लास हुई है। लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटे की क्लास में क्लास 3 की पूरी ईवीएस हम कंप्लीट कर देंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम कवर कर लेंगे। 5वां चैप्टर जो है वो है पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं 7। ठीक, पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं 7। इस चैप्टर की बात करें, इसमें आगे बढ़ते हुए तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आप किसी संबंध में हमसे बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक, बात करें इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए तो यहाँ पे देखिए मिट्टी। मिट्टी क्या होती है, मिट्टी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है। यह उन चट्टानों से बनी है जो बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती है। यानी मिट्टी का निर्माण चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने से होता है। इसमें जो मिट्टी होती है, इसमें क्या होता है, तो इसमें पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां, जड़ें, तने तथा मृत जानवर, कीट आदि भी पाए जाते हैं। यानी म्यूकस, जो म्यूकस कहेंगे, हाँ आई थिंक, जो मृत जानवर होते हैं उनकी वो सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं मिट्टी में। ठीक, पेड़ पौधे, सूखे पत्तियां सभी सड़ गल के इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करें, म्यूकस नहीं, ह्यूमस कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऊँट और बकरियाँ पौधों के पत्तों को खाते हैं। ठीक, क्या चीज़ किससे अपना भोजन प्राप्त करता है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ऊँट और बकरियाँ पौधों के पत्ते खाते हैं। उल्लू और कुछ अन्य पक्षी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए पेड़ों के कोटर का उपयोग करते हैं। यानी पेड़ों के बीच में जो दरारें होती हैं, जो गड्ढे नुमा बन जाते हैं, उनमें ये अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दिया है गिलहरियाँ और कौवे पेड़ पौधों के तिनकों से अपना घर बनाते हैं और इनमें अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। यानी गिलहरी और कौवे अपना पेड़ पौधों के तिनकों से अपना घोंसला बनाते हैं। बंदर पेड़ पौधे के फलों को खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा सनबर्ड और तितलियां फूलों का रस चूसती हैं। सनबर्ड जो होती है ये एक चिड़िया होती है। ठीक, यह फूलों का रस चूसती है। दर्जिल चिड़िया जो है यह पेड़ों के पत्तों को सिलकर अपना
घोंसला बनाती हैं। यानी यहाँ पे देखिए 2 पत्ते हैं, इनको आपस में सटा करके उसने सिल दिया है। बीच में जो जगह रहेगी यहाँ पे वो अपने अंडे देगी और बच्चे देगी। ठीक, इसके अलावा बात करें, चमगादड़ और तेंदुए पेड़ों की शाखाओं पर आराम करते हैं और अपना आवास बनाते हैं। तेंदुआ जो है यह पेड़ों की शाखाओं पे पेड़ों पे चढ़ जाता है और उस पर वह अपना आराम करता है, और चमगादड़ ऐसे पेड़ की टहनियों से लटक लटक करके अपना आराम करती हैं। इल्ली भोजन के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां चबाती हैं। ठीक, क्लास थर्ड की ईवीएस से बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है कि इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि सिलेबस में है तो पढ़ाना ज़रूरी है, इसलिए हम फटाफट पढ़ाते जा रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बनते हैं क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ के ईवीएस से। तो अगर आपकी इच्छा ना ले तो वीडियो को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिए क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बात करें छठे चैप्टर की, बहुत जल्दी ही ये क्लास थर्ड की ईवीएस कंप्लीट भी कर लेंगे। 6 चैप्टर हो गया है, 6 चैप्टर और भी बाकी है। तो इसमें बात करें, इसमें जो छठा चैप्टर है ये है निर्भरता एक दूसरे पर, यानी हर कोई एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। इसकी इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। ठीक, इसमें बात करें तो इस चैप्टर की देखिए, जैसे एक आम का पेड़ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक दिन की बात है, एक छोटा लड़का, ठीक, एक दिन की बात है, एक छोटा लड़का शंभू अपने पिता के साथ जंगल से जा रहा था। चलते चलते वे आम के एक विशाल पेड़ की छाया में बैठ गए। आम का यह पेड़ पक्षियों, गिलहरियों, बंदरों और बहुत से जीवों का घर था। शंभू ने देखा, ठीक, शंभू ने देखा कि एक बंदर आम खाकर उसकी गुठली फेंक रहा था। उसने यह बात अपने पिता को बताई। पिता ने, शंभू, क्या तुम जानते हो कि इस गुठली से एक नया पौधा उगेगा? इस तरह से पशु, पक्षी और पौधे एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब देखिए, पौधे, आम का फल है, आम का जो पौधा है उसने बंदर को क्या किया कि भोजन उपलब्ध कराया। ठीक, बंदर ने क्या किया, आम को खा करके अपना पेट भरा, और फिर बंदर ने आम की गुठली दूसरी जगह फेंकी। तो अब जो है वो गुठली जहाँ पे गिरेगी वहाँ से दूसरा आम का पेड़ तैयार होगा। तो इस तरह से बंदर क्या किया, बंदर आम के पेड़ की सहायता की दूसरा पेड़ तैयार करने के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे और पशु पक्षी दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं जाने अनजाने में। तभी पेड़ से एक आम गिरा। शंभू उसे उठाने के लिए दौड़ा। उसने कहा, देखिए मुझे भी एक आम मिला। शंभू के पिता ने बताया, हमें, ठीक, माफ़ करिएगा ये गलत वो लग गया था सिंबल। ठीक, शंभू के पिता ने बताया, हमें पौधों से केवल फल ही नहीं बल्कि सब्जियां और बहुत सी अन्य वस्तुएं भी मिलती हैं। अरे हाँ, मुझे अब याद आया, आपने मुझे पहले भी बताया था। हमें दवाइयाँ, वस्त्रों के लिए रेशे और घर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी पेड़ पौधों से मिलती हैं। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि हमें पेड़ पौधों से क्या मिलता है। तो पेड़ पौधों से हमें फल मिलते हैं, रेशे मिलते हैं, घर बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं, औषधियाँ मिलती हैं, तमाम चीज़ें हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। ठीक, पेड़ पौधों से छाया मिलती है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ें तो ये देखिए सारी चीज़ें दी हुई हैं। ताज़ी हवा भी हमें पेड़ पौधों से मिलती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए बात करें इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में आगे है, देखते हैं इसमें आगे कुछ हमने हाईलाइट किया है कि नहीं, क्योंकि हम पीडीएफ को डाउनलोड करके चीज़ों को पढ़ करके हाईलाइट कर लिए थे ताकि आप लोगों को पढ़ाने में सुविधा हो। ठीक, एक सच्ची कहानी। ठीक, एक सच्ची कहानी। तो इसमें क्या है सच्ची कहानी में भाई, यह कहानी तमिलनाडु के वलपराई नामक एक बहुत ही छोटे से नगर की है। वलपराई नामक नगर कहाँ पे है, तो यह है तमिलनाडु में। पूरे वर्ष वलपराई के सभी स्कूलों में बच्चों और शिक्षक नगर में आने वाले पक्षियों की तलाश करते हैं। यानी कि उस नगर में जो पक्षी आते हैं उनकी तलाश करते हैं, उनके आंकड़े जुटाते हैं, और वे वर्षा ऋतु के तुरंत बाद सर्दियों के महीनों में इन पक्षियों के विशेष स्वागत की तैयारी करते हैं। इन पक्षियों का नाम ग्रे वाकटेल। स्थानीय भाषा में इन पक्षियों को सामान्य वालटुट्टी, ठीक,
वाल्टटी कुरुवी कहते हैं, ठीक, वाल्टटी कुरुवी कहते हैं। बाकी इस पक्षी का क्या नाम होता है, तो इस पक्षी का नाम है ग्रे वाकटेल। ग्रे वाकटेल कहाँ पे पाए आते हैं, तो तमिलनाडु के वलपराई नामक छोटे से नगर में आते हैं, ठीक। शीत ऋतु में ग्रे वाकटेल पर्वतीय क्षेत्रों से भारत के गर्म प्रदेशों में आती हैं। यानी ग्रे वाकटेल कहाँ के रहने वाले पक्षी कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वे पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और शीत प्रवास के लिए वो आते हैं। कहाँ पे आते हैं, तो तमिलनाडु के वलपराई नामक गांव नगर में आते हैं, ठीक। और फिर पर्वतीय क्षेत्र से भारत के गर्म प्रदेशों में आती हैं और कुछ महीनों के लिए यहीं रुकती हैं। वलपराई में जब पहली ग्रे वाकटेल पहुंचती है तो बच्चे व शिक्षक इन पक्षियों के स्वागत में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर उनके आगमन का उत्सव मनाते हैं और एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं, ठीक। फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, ठीक। अब पढ़ते हैं चैप्टर 7 की तरफ। यहाँ से शुरू होती है 7 से आपकी इकाई 3। इकाई 3 में हम बात करने वाले हैं प्रकृति के उपहार, यानी प्रकृति से जो चीज़ें हमें उपहार के रूप में मिली हुई हैं, ठीक। इस इकाई के बारे में दिया, पानी है अनमोल। पानी है अनमोल। यहाँ से हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेना है, कलर कर देना है रेड पेन का। अब बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर में बात करें। यहाँ से इसको कर दिया फुल स्क्रीन, ठीक। अब पानी है अनमोल इस चैप्टर में अगर बात करें तो इस चैप्टर में कहाँ पे चीज़ें हाईलाइट क्यों हैं, ठीक। यहाँ आप देखिए जब मिट्टी, ठीक, जब मिट्टी बारिश का पानी सोख लेती है, ठीक, यानी बारिश होती है और मिट्टी जब उस पानी को सोख लेती है तो यह पानी धीरे धीरे भूमि के अंदर ही अंदर बहकर किसी धारा या तालाब में मिल जाता है। कुछ पानी भूमि के नीचे, ठीक, ये यहाँ पे धारा या तालाब में मिल जा रहा है, और कुछ पानी भूमि के नीचे वाला पानी भूमि के नीचे चट्टानों और मिट्टी के बीच इकट्ठा हो जाता है। यही भूमि के नीचे वाला पानी हमारे कुओं में आता है, ठीक। यानी जो बरसात का पानी है वो जब मिट्टी सोख लेती है तो जो मिट्टी के नीचे चट्टानें हैं, ठीक, वहाँ पे वह पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक। और उसके बाद वही पानी जब हम कुआं खोदते हैं तो कुओं में रिस करके आता है। अब बात करें यहाँ पे कुछ बर्तन दिए हुए हैं, ठीक। इसमें आगे बात करें तो यहाँ पे हर बूंद है अनमोल। पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक। हम बिना पानी के 3 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकते। अब आप कितने दिन बिना पानी के जीवित रह सकते हैं ये अलग बात है, लेकिन अगर सवाल पूछे सीबीएसई के किसी एग्ज़ाम में तो वहाँ पे आधार माना जाता है एनसीईआरटी को, और एनसीईआरटी में लिखा है कि हम बिना पानी के 3 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकते। तो यानी यहाँ पे 3 दिन ही सही उत्तर होगा कि हम पानी के बिना कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं, तो हम पानी के बिना 3 दिन तक जीवित रह सकते हैं। ये हो जाएगा आपका सही उत्तर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेटा, ठीक। जानवरों के लिए पानी पीने के लिए जिस बर्तन का प्रयोग होता है उसको कहते हैं हौद। पक्षियों को नहाने के लिए और पीने के लिए जो क्या कहते हैं बर्तन यूज होता है, उस बर्तन पानी वाले बर्तन का नाम होता है बर्ड बाथ, ठीक। बर्ड बाथ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पक्षियों के लिए बर्तन यूज होता है उसका नाम, ठीक, बर्ड बाथ। ये देखिए बर्ड बाथ जो है लिखा हुआ है यहाँ, बर्ड मानी पक्षी, बाथ मतलब नहान, पक्षियों के स्नान के लिए इस बर्तन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर 7 की तरफ। 7 हो गया, चैप्टर 8 की तरफ। हमारा भोजन, अध्याय 8। अध्याय 8 में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा भोजन,
ठीक, किसका? हमारा भोजन। देखिए हमारे भोजन में सबसे पहला जो व्यंजन है इसका नाम है छप्पन भोग। छप्पन भोग की विशेषता क्या है, आइए देखते हैं। छप्पन भोग एक विशेष प्रकार का भोजन है। इसे विशेष त्योहारों पर, शुभ अवसरों पर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, मित्रों व अतिथियों की आवभगत के लिए बनाया जाता है। इस भोग में 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं तथा भोजन में, ठीक, 6 रसों, भोजन के 6 रस हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वो भोजन के 6 रस कौन कौन से, उनका नाम लिखिए, ठीक। या 56 भोज में क्या है, तो 56 भोज में 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं जिसमें भोजन के 6 रसों का मिश्रण होता है। ये 6 रस हैं। अगर बात करें इन 6 रस की, तो पहला रस है मीठा, दूसरा है तीखा, तीसरा है कसैला, चौथा है खट्टा, पाँचवा है नमकीन और छठा है कड़वा। ये जो भोजन के 6 रस हैं इनका नाम दिया हुआ है मीठा, तीखा, कसैला, खट्टा, नमकीन और कड़वा। यानी भोजन, यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है कि भोजन के कितने रस होते हैं, तो भोजन के 6 रस होते हैं, ठीक। अब इसमें आगे बढ़ते हुए बात करें तो ये जो चीज़ें हैं ना चर्चा में, ये जो कहानी दिया हुआ है, इसको हालांकि आप एनसीईआरटी की बुक लेकर के पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन इतना हमारे पास समय नहीं है कि हम, मतलब कि आपके पास इतना समय नहीं है कि एग्ज़ाम से पहले आप इन चीज़ों को पढ़ें। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनको मैं बताते चला जा रहा हूँ। गर्मियों में, ठीक, गर्मियों में मौसम गर्म होता है, हमें बहुत पसीना आता है। पसीना आने से हमारे शरीर में पानी निकलता है और हमारे शरीर में क्या होती है, पानी की कमी हो जाती है। इसलिए हम गर्मियों में खूब पानी, छाछ, नींबू पानी, आम पन्ना, गन्ने का रस या नारियल पानी पीते हैं। यानी कि बात करें कि हम पानी, छाछ, नींबू पानी, आम का पन्ना, गन्ने का रस या नारियल पानी क्यों पीते हैं, तो हम इसकी अपने शरीर में पानी की पूर्ति को, कमी को पूरा करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जब हम खेलते हैं या कोई मेहनत वाला काम करते हैं तो भी हमें पसीना आता है, इसलिए हमें बार बार पानी पीते रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाएगा और पानी की कमी होगी, फिर हमें बोतल चढ़ाना पड़ेगा, ठीक। पत्तियों की बात करें तो यहाँ पे कुछ जो है कि चीज़ें जो हुई हैं हमारे दैनिक जीवन की, फल फूल सब्जियां पेड़ पौधे के नाम दिए हुए हैं, ठीक। उसमें से उनका कौन सा जो भी हिस्सा हम खाते हैं वो कौन सा हिस्सा होता है। जैसे पालक हो गया, ठीक, पालक की पत्तियां यूज करते हैं हम, जो हिस्सा खाते हैं वो पत्ती कहलाता है। मेथी की बात करें तो मेथी की पत्ती हम खाते हैं। पत्ता गोभी जो गोल सा होता है, ये फल या फूल नहीं होता बल्कि ये पत्ता गोभी की पत्तियां होती हैं जो बंधी रहती हैं और इसका प्रयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं। सरसों, ठीक, सरसों का तो खैर साग बनाते हैं तो पत्तियां यूज करते हैं, और जब तेल निकालते हैं तो तेल के लिए हम सरसों के फल का प्रयोग करते हैं, ठीक। और जो उसका तना होता है वो सूख जाता है तो वो ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। धनिया की बात करें तो धनिया की पत्तियां भी यूज करते हैं चटनी बनाने के लिए या सब्जियों में, ठीक। इसके अलावा धनिया का जो फल होता है वो मसाले के रूप में होता है। अगर फल बात करें, अमरूद का जो हिस्सा हम खाते हैं वो फल होता है, ठीक। चीकू का जो हिस्सा खाते हैं वो भी उसका फल होता है। सेब का जो हिस्सा हम प्रयोग करते हैं भोजन के रूप में या खाने के लिए वो भी सेब का फल होता है। आम का जो हिस्सा प्रयोग करते हैं खाने के लिए वो फल होता है। यानी कि किस पौधे का कौन सा हिस्सा हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं वो इसमें दिया हुआ है। जड़ें, कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनकी जड़ें हम खाते हैं, जैसे गाजर की बात करें तो गाजर का जो लाल वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, गाजर की जड़ होती है, यानी हम जड़ खाते हैं, ठीक। मूली का जो सफ़ेद वाला हिस्सा खाते हैं वो जड़ होती है, और जो हरा वाला पत्ता यूज करते हैं साग बनाने के लिए वो पत्ती होती है, ठीक। यानी कि मूली का, गाजर का तना हम नहीं खाते हैं। तना यहाँ पे छोटा छोटा होता है जो तने के रूप में आता है, लेकिन इसको नहीं प्रयोग किया जाता है। मूली गाजर की जड़ें खाते हैं, मूली की जड़ और पत्ती दोनों खाते हैं। इसके अलावा चुकंदर का जो लाल वाला हिस्सा हम खाते हैं वो चुकंदर की जड़ होती है। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनके तने का प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं, जैसे आलू की बात करें तो लोगों को लगता होगा कि आलू जड़ है, नहीं जड़ है, लेकिन वास्तविकता में कहें तो आलू जो है वो तने का रूपांतरित रूप है, ठीक। तो जो आलू हम सब्जी के रूप में खाते हैं वो क्या होता है, तना होता है। इसके अलावा हरे बांस का तना, ठीक, यानी जो
हमारे यहाँ तो करेला कहते हैं, अब आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। जो बाँस जब निकलता है तो उसमें नुकीला सा पहले निकलता है, उसका प्रयोग भी कुछ जगह जो है कि खाने के लिए करते हैं। और बाँस का ये जो प्रयोग है, इसका मुरब्बा बनता है। ठीक, इसका मुरब्बा बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है, हमने तो खाया भी है। तो हरे बाँस का तना खाने के प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा हम अदरक का जो पोर्शन यूज करते हैं चाय में या सब्जी में, वो तना होता है। ठीक, इसके अलावा प्याज का बात करें तो जो सूखी प्याज होती है उसमें गोल गोल वो जो प्याज का हिस्सा होता है वो प्याज का तना होता है। और जो साग के प्रयोग में हरा हरा प्रयोग करते हैं, ये ऊपर वाला, ये उसकी पत्तियां हो गई या हो गई। ठीक, यानी हम प्याज का जो है तने को प्रयोग करते हैं खाने के लिए। कुछ ऐसे चीज़ें में जिनका बीज हम प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मक्के का बीज यूज कर रहे हैं। ठीक, अनाज में जो है कि बीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे मक्का हो गया, ये धान है, गेहूं हो गया। ठीक, इसके अलावा कुछ दालें हैं, बीजों को दाल के रूप में, जैसे राजमा हो गया, मटर हो गया, ये हरी मूंग दिया हुआ है। इसके अलावा मेवे के रूप में कुछ बीजों को प्रयोग करते हैं, जैसे पिस्ता हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया। ठीक, तो इस रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने बात किया कि पौधे के कौन से हिस्से को हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। अब इसमें फ़िलहाल चैप्टर 8 में जो है कि इतना ही। अब बढ़ते हैं चैप्टर 9 की तरफ। ठीक, चैप्टर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 9। ठीक, चैप्टर 9 का जो नाम है वो है स्वस्थ रहो प्रसन्न रहो। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्वस्थ रहो प्रसन्न रहो। ठीक, अगर बात करें इस चैप्टर की तो इसमें देखें हमने क्या चीज़ें हाईलाइट की हैं, जो इम्पॉर्टेंट है उन चीज़ों को हमने हाईलाइट कर दिया है। और वहाँ से देखिए यहाँ पे एक बच्चा है और एक बड़े हैं, इन दोनों लोगों के बीच में कुछ वार्तालाप हो रही है। इस वार्तालाप का कुछ पोर्शन हम आपको बताते हैं। दातुन के सिरे को चबाता हूँ। ठीक, दातुन के सिरे को चबाता हूँ जिससे कि ब्रश जैसी बन जाए। दातुन जो है ब्रश जैसी बन जाए। उससे दांतों में फंसे भोजन के कण साफ करता हूँ, इससे मेरे मसूड़ों की मालिश भी हो जाती है। ठीक, दातुन जब आप चबाते हैं, दातुन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आपके दांत और मसूड़े होते हैं उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, उनकी मालिश भी हो जाती है और मुंह की सफाई भी हो जाती है। ठीक, ये कौन कह रहा है? मोयना ने अपने, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, मोयना ने अपने दादाजी से पूछा, दादू आप हमारी तरह टूथब्रश का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? दादू हंसे और बोले, असल में बात यह है कि मैं प्रतिदिन पास ही के पेड़ से ताज़ी दातुन तोड़ता हूँ। ठीक, दातुन तोड़ने से क्या होगा, दातुन करने से आपके मसूड़े और दांत मजबूत हो जाते हैं, इसलिए आपको ब्रश की जगह पे दातुन का प्रयोग करना चाहिए। दांतों को ब्रश करने का आधुनिक तरीका। ठीक, दांतों को ब्रश करने का यह आधुनिक तरीका दांत साफ करने के पुराने भारतीय तरीके से ही विकसित हुआ है, जिसमें दांतों को साफ करने के लिए नीम, बबूल व करंज जैसे पेड़ों की टहनी को दातुन बनाकर उपयोग में लाते थे। ठीक, इसके अलावा कुछ और चीज़ें दी हुई हैं, देखते हैं क्या है। संतरों और नींबू के छिलकों से घर की सफाई के लिए घोल या क्लीनर बनाना। ठीक, संतरों और नींबू का प्रयोग करके कैसे आप घर के लिए बना सकते हैं, इसमें बताया हुआ है। रसोई घर व स्नान घर में सतहों तथा फर्नीचर की सफाई और धूल मिट्टी व कीटाणुओं को हटाने के लिए तरह तरह की सफाई करने वाली वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। आपके घर में इसके लिए किसी तरह की चीज़ों का उपयोग होता है, पता लगाइए। आप स्वयं भी एक ऐसी सफाई का घोल बना सकते हैं जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके लिए आपको चाहिए 8 से 12 संतरे या नींबू के छिलके, जो कम से कम आधा लीटर के लिए पारदर्शी डिब्बे में भरे जा सकें। ठीक, 10 साबुत लौंग या 2-3 तेज पत्ते इच्छानुसार। ठीक, 2 प्याले सफ़ेद सिरका, 2 प्याले सफ़ेद सिरका,
इन सब चीज़ों को आधा लीटर के किसी पारदर्शी डिब्बे में डालकर ढक्कन बंद कीजिए। इस डिब्बे को कम से कम 2 सप्ताह के लिए ऐसे स्थान पर रखिए जहां धूप आती हो। बीच बीच में इस मिश्रण को हिलाते भी रहें। 2 सप्ताह के बाद इसको छान लें। हर तरह की सफाई के काम आएंगे। यानी संतरे और नींबू के छिलके का प्रयोग क्या कर सकते हैं, तो रूम क्लीनर, घर की सफाई के लिए क्लीनर बनाने के का प्रयोग कर सकते हैं। आने वाला सफाई का घोल तैयार करें। ठीक, घर के फर्श और स्नानघर की सफाई के लिए पानी से भरी बाल्टी में 1 प्याला यह मिश्रण मिलाएं और देखें इसका कमाल। यानी ये जो घोल है 1 प्याला 1 बाल्टी मिलाने के बाद, आपको पता है पशु पक्षी भी स्वयं को स्वच्छ रखना चाहते हैं। ठीक, इस चैप्टर में आगे बढ़ें तो इसमें मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें लास्ट में होंगी। यहाँ पे ना करंट एक्टिविटी के रूप में दिया हुआ है। इस चैप्टर में इतना ही है, इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ और चैप्टर 10 की तरफ। ठीक, तो यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है यूनिट 4 यानी इकाई 4 और अध्याय 10। ठीक, इसमें आस पास है क्या क्या, यानी हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। यह टीचरों के लिए निर्देश है, वस्तुओं की दुनिया। ठीक, इस चैप्टर का नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वस्तुओं की दुनिया। इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं यहाँ से क्या है। देखिए यहाँ पे, क्या आप जानते हैं धातुओं को धरती के भीतर बहुत गहराई में चट्टानों और तलछटों से खोदकर, जिन्हें अयस्क कहते हैं, निकाला जाता है। यानी कि जो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि धातुएं हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो धातुएं हमें धरती के अंदर से प्राप्त होती हैं। धातुएं हमें किस रूप में प्राप्त होती हैं, तो धातुएं हमें अयस्क के रूप में प्राप्त होती हैं। ठीक, फिर उसको जो है बाहर निकाल करके अलग अलग धातुओं को प्रक्रिया द्वारा अलग करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बच्चों को उनके परिवेश में सामान्य तौर पर पाई जाने वाली धातुएं जैसे लोहा, तांबा, अल्मुनियम, सोना, चांदी, थर्मामीटर में मौजूद पारा, मरकरी या फिर मिश्रित धातुएं जैसे स्टील, पीतल और कांस्य आदि दिखाएं। यानी ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें धरती के अंदर से प्राप्त होती हैं। ठीक, ये बच्चों के लिए एक्टिविटी दिया गया है जो बच्चों को क्लास में कराना होता है। ठीक, अब कुछ वस्तुएं हैं उनके बारे में दिया हुआ है कि उनके जो गुण होते हैं क्या है। हम जिन वस्तुओं से आर पार देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहते हैं। ठीक, अधिकतर कांच पारदर्शी होते हैं। ठीक, यानी जिन वस्तुओं के आर पार दिखाई दे उन वस्तुओं को हम पारदर्शी कहते हैं। आप कांच के आर पार देख सकते हैं परंतु लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते। आप जिन वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। ठीक, यानी ऐसे वस्तुएं जिनके एक साइड से दूसरे साइड में नहीं दिखाई देता है उन्हें अपारदर्शी कहते हैं, और जिनकी एक साइड से दूसरे साइड दिखाई देता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ वस्तुएं इन दोनों के बीच की होती हैं। ठीक, इनसे आर पार पूरी तरह साफ सफाई दिखाई नहीं देती है। इन्हें परभासी कहा जाता है और कुछ परभासी वस्तुओं के बारे में पता लगाइए। ठीक, इन्हें यानी आंशिक रूप से दिखाई देता है, पूरी तरीके से आर पार नहीं दिखाई देता है। इस आगे बढ़ते हुए जो है, जो वस्तुएं अपना आकार नहीं, यहाँ पे देखिए, जो वस्तुएं अपना आकार नहीं बदलती हैं उन्हें ठोस कहा जाता है। यानी कि इनकी ठोस वस्तुएं में ऐसी वस्तुएं आ जाएंगी जो अपना आकार नहीं बदल सकती। आकार नहीं बदल सकती क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं, अणु जो होते हैं, वो एक जगह फिक्स रहते हैं, वो गति नहीं करते हैं, और ऐसी वस्तुएं ठोस कहलाती हैं। ठीक, इसके अलावा आगे बात करें तो पानी का कोई एक आकार नहीं होता है। यह बहता है और हवा भी बहती है, परंतु हवा और पानी के बहने में अंतर है। यदि आप एक गिलास में पानी डालेंगे तो पानी उसमें रहेगा,
पानी तरल है, हवा गिलास में नहीं रुकती है, वह अंदर और बाहर होती रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा गैस है। ठीक, इस तरह पदार्थों को 3 प्रकारों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, अब इसमें बात करें तो ठोस जो होता है, ठोस के अणु वो गति नहीं करते हैं, इसलिए ठोस जिस आकार में रहेगा उसी आकार में रहेगा। ठीक, द्रव, द्रव के अणु गति करते हैं लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं, इसलिए द्रव को जिस वस्तु में रखा जाता है उसका आकार ग्रहण कर लेता है। इसके अलावा जो द्रव के अणु होते हैं इनके बीच संसंजन बल कार्य करता है, जिससे कि वह मुक्त नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। बात करें अगर गैस की, तो गैस के अणु पूरी तरीके से मुक्त होते हैं और वो मन चाहे तरीके से इधर उधर गति कर सकते हैं, इसलिए गैस को किसी एक खुले बर्तन में नहीं रखा जा सकता है। जब गैस को किसी बर्तन में रखेंगे तो वो उसमें से बाहर निकल जाएगी और हमारे वातावरण में मिल जाएगी। तो अगर बात करें पदार्थ की अवस्थाओं की, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, वो है ठोस, द्रव और गैस। प्राथमिक स्तर पर इन्हीं 3 अवस्थाओं की चर्चा होगी। इसके अलावा अगर आपको बात करें हायर लेवल में जब जाएंगे तब चौथी अवस्था आती है, वो होती है प्लाज्मा अवस्था, जिसका संबंध अभी हमारे प्राथमिक के सीटेट से कुछ नहीं है। तो आप फिलहाल इतना ही जानकारी रखिए कि द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब बात करें फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम चैप्टर 11 की तरफ। देखते हैं क्या है चैप्टर 11। ये रहा आपका चैप्टर 11। देखिए कैसी बनी ये वस्तुएं। ठीक, यहाँ पे हम बात करें, आपने अपने घर में पानी भर कर रखने वाले बर्तन देखे होंगे और इनका उपयोग भी किया होगा। आपने गुल्लक, बर्ड बाथ, अभी हमने पीछे दिखाया था ना कि एक कटोरा जैसे था, उसमें पानी भरा हुआ था और पक्षी जो है कि क्या कहते हैं कि उसमें स्नान करते थे। बर्ड बाथ पक्षियों के लिए पानी का बर्तन, कुल्हड़ और ऐसी बहुत सी वस्तुएं अपने घर के आसपास परिवेश में देखी होंगी। क्या आपने कभी कल्पना किया है कि ये वस्तुएं कैसे बनी होंगी? चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे मिट्टी के देखिए ढेर सारे बर्तन दिए हुए हैं, गमले हैं, सुराही है। ठीक, कुम्हार का परिवार, इस चैप्टर में जो पहली बात होने वाली है, कुम्हार का परिवार। समुद्र के किनारे एक छोटा सा नगर है। ठीक, समुद्र के किनारे एक छोटा सा नगर है। मिनी ने अपने अपुप्पन दादाजी, यानी अब बात करें अपुप्पन किसे कहते हैं, तो अपुप्पन जो है दादाजी को कहते हैं। ठीक, मिनी अपने अपुप्पन यानी दादाजी को मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखा, यानी कि मिनी एक कुम्हार के घर की बच्ची है जो कि अपने अपुप्पन यानी दादाजी को मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखी। ठीक, तो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि अपुप्पन किसे कहते हैं, तो अपुप्पन दादाजी को कहते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिए आगे, जब बर्तन सूख जाते हैं तब अम्मू, यानी अम्मू किसे कहते हैं, तो माँ को कहते हैं। समुद्र के किनारे कोई स्टेट होगा वहाँ की ये भाषा होगी। तो अम्मू माँ उन बर्तनों को एक बड़ी सी भट्ठी में रख देती है। ठीक, उसके बाद बर्तन पक के तैयार हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो कुम्हार के परिवार का था। हाँ, यहाँ पे क्या है कि प्रकृति के प्रतिरूप पैटर्न, यानी जितने भी जानवर होते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखिए जेब्रा दिखाया गया है, इनकी जो धारियाँ होती हैं। ठीक, ये चीता है, ठीक, गिलहरी है, ये किसी पौधे की पत्तियाँ हैं, इनमें ये पत्तियों में जो धारियाँ हैं, चाहे जेब्रा की ये जो धारियाँ, जितने भी जेब्रा होंगे किसी की धारी सेम नहीं होगी, सबकी धारियाँ, सबके शरीर का पैटर्न अलग अलग होता है। ठीक, इसमें आगे बढ़ते हुए आगे बात करें तो यहाँ पे आपने देखिए क्या लिखा हुआ है, आपने इडली, केक, ढोकला या फिर कुल्फी बनाने के साँचे देखे होंगे। ठीक इसी तरह ईंटें भी साँचों से तैयार की जाती हैं। ठीक, तो जो ईंट बनती है तो उसके लिए रॉ मटेरियल जो होता है
उसमें मिट्टी का प्रयोग होता है, और जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस यंत्र से ईंट तैयार किया जाता है उस यंत्र को साचा कहते हैं। ठीक, तो ईंट बनाने का जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि ईंट बनाने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो उसको साचा कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, और हमने कुछ हाईलाइट किया हुआ है, हमारे देश के कुछ गर्म स्थानों में मिट्टी के बने घर भी होते हैं। ठीक, बात तो सही है, हमारे पास भी गांव पे मिट्टी का घर है, वहाँ पे पहले जानवर रहते थे, अब उसमें हालांकि कोई नहीं रहता है। ये घर पारंपरिक तरीके से बने होते हैं। ठीक, और भीतर से ठंडे रहते हैं। ठंडे क्यों रहते हैं? क्योंकि मिट्टी जो है वह ऊर्जा की कुचालक है। ठीक, यानी यह हीट को एक तरफ से दूसरे तरफ उतनी आसानी से नहीं पहुंचने देती, इसलिए बाहर कितना हो भी गर्मी रहे, मिट्टी के जो घर होते हैं वो अंदर से ठंडे होते हैं। ठीक, इन्हें बनाने में मिट्टी के अतिरिक्त घास और लकड़ी जैसी प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग होता है। घास और लकड़ी जो होता है, इनका ऊपर का ये जो छत वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे ये देखिए, ये ऊपर का ये जो छत वाला पोर्शन है, इसको बनाने के लिए लकड़ी और घास का प्रयोग होता है। दरवाजे को बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग होता है। ठीक, बाकी ये जो दीवारें होती हैं, ये दीवारें मिट्टी की होती हैं। ठीक, दीवारों और फर्श को चिकना बनाने के लिए बहुत से लोग सीमेंट के स्थान पर गोबर का लेप करते हैं। इससे घर में ठंड रहती है और इसमें कीट आदि भी नहीं पनपते हैं। देखिए, यहाँ से जो सीटेट जुलाई 2019 यानी 7 जुलाई 2019 को जो सीटेट का पेपर हुआ था, यहाँ से प्रश्न बना था कि घरों को लीपने के लिए ज़मीन को पे गाय के गोबर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वहाँ पे था कि गाय के गोबर का प्रयोग घरों को लेपने के लिए या घरों की दीवारों पे इसलिए लगाया जाता है ताकि घरों में कीट पतंगे न आ सकें, कीट न पनप सकें। ठीक, इनसे बचाव के लिए गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पे केवल गोबर लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो क्वेश्चन था वहाँ पे गाय के गोबर का नाम दिया था, मेंशन किया था कि गाय के गोबर का लेप घरों में क्यों लगाते हैं? तो इससे क्या उसका प्रयोग करते हैं, घर में ठंड रहती है। ठीक, और दीवारें चिकनी हो जाती हैं, फर्श चिकना हो जाता है, साथ में जो है कीट नहीं पनपते घर में। ठीक, गाय के गोबर से का लेप लगाने से घर में कीट नहीं पनपते। ये क्वेश्चन 2 जुलाई 2019 में पूछा गया था, जो कि 7 जुलाई को हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे, क्या आपने अपने शहर कस्बे में कोई मूर्ति देखी है? ठीक, बिल्कुल देखी है। क्या आप जानते हैं कि कुछ मूर्तियों को उसी चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है जिनसे बर्तन या ईंट बनाई जाती है? तो देखिए, जो यानी कि यहाँ से देखिए क्या कंफर्म हो गया है कि जो मूर्तियाँ होती हैं वह सीमेंट के साथ साथ मिट्टी से भी बनाई जाती हैं। ज़्यादातर आप ध्यान दिए होंगे गणेश पूजन पे और दशहरे पे दुर्गा जी की प्रतिमाएं और गणेश जी, लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं जो होती हैं, जो पंडालों में जिससे सजाई जाती हैं, वो उन्हीं चिकनी मिट्टियों से बनती है जिससे कि बर्तन बनते हैं। यहाँ पे चैप्टर 11 समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं हम चैप्टर 12 की तरफ। ठीक, जो कि क्लास 3 के ईवीएस का आखिरी चैप्टर है और आपका वीडियो लगभग 1.5 घंटे का होने वाला है। ठीक, चलिए फटाफट इस चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। क्या और कैसे करें इसका। ठीक, इस चैप्टर में हम बात करेंगे, ये चैप्टर 12 है 4th यूनिट का। ठीक, यहाँ पे देखिए एक बोर्ड का फोटो है। ठीक, और इसको हमने इम्पॉर्टेंट बनाया। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, स्वच्छ भारत मिशन राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। कचरे का प्रबंधन करने के तरीके। ठीक, आपको प्राय सड़कों के किनारे और घरों के आसपास आंगनों और हाथों में कचरा पड़ा हुआ मिलता होगा। गाय और अन्य जानवरों की भोजन के साथ कचरे में पड़ी प्लास्टिक को खाने से मृत्यु हो सकती है। कुछ लोग प्लास्टिक को जला देते हैं जिससे हानिकारक गैसें निकलती हैं। यानी कि कभी भी प्लास्टिक को नहीं जलाना चाहिए, उससे वायु प्रदूषण होगा। ठीक,
और बाहर खुले में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि गाय या अन्य पालतू जानवर खा करके उनकी मृत्यु हो सकती है। लोग अपने आसपास पड़े कचरे के कारण बीमार पड़ने लगते हैं। गंदे पानी और नालों को सड़कों पर बहते हुए देखा था जा सकता है, इससे मच्छर पैदा हो सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास कहीं भी पानी इकट्ठा हो रहा है तो उस पानी को तुरंत साफ कर दें, या फिर नालों को साफ करवाएं, ताकि आपके घर के आसपास पानी नहीं इकट्ठा हो। नहीं तो उससे डेंगू और मलेरिया के खतरनाक मच्छर पैदा हो सकते हैं, जिनके काटने से बीमारियां हो सकती हैं। गंदे पानी में ऐसे जीवाणु हो सकते हैं जो अन्य बीमारियों का भी कारण बन सकते हैं। ठीक, इसलिए कभी अपने घर के आसपास गंदा पानी न इकट्ठा होने दें। कचरा कम करना। कचरा कैसे कम कर सकते हैं आप? बहुत से लोग कचरा कम करने के लिए रैपर में पैक किया हुआ खाना और प्लास्टिक की बोतलों में पेय लेना पसंद नहीं करते हैं। वे प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का उपयोग करते हैं। मार्केट जा रहे हैं, घर से थैला लेकर के जाइए और बिना पन्नी के अपने थैले में सब्जी लेके चले आइए। आगे बढ़ें। अपने पुराने खिलौनों और पुस्तकें ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को दीजिए जो उन्हें खरीद नहीं सकते हैं। इस तरह आप स्वच्छता अभियान का एक हिस्सा भी बन सकते हैं। आप और कितने तरीक़ों से इसमें सहायता कर सकते हैं। हम जितनी अधिक वस्तुएं खरीदते हैं उतनी ही अधिक वस्तुएं हम फेंकते भी हैं। इससे और अधिक कचरा पैदा होता है। यानी कि वस्तुओं को ज़्यादा खरीदेंगे तो ज़्यादा चीज़ें खराब होंगी, ज़्यादा चीज़ें खराब होंगी तो उन्हें फेंकेंगे तो कचरा होगा। इससे अच्छा है कम वस्तु, अपनी आवश्यकता ज़रूरत की चीज़ों को कम करिए, अपनी आवश्यकताओं को कम करिए। ठीक, कचरे को कम करने के लिए हमें वही वस्तुएं खरीदनी चाहिए जिनकी हमें वास्तव में ज़रूरत है, और उनका तब तक उपयोग करना चाहिए जब तक कि वे उपयोग करने लायक हों। पुनः उपयोग करना। कचरा कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण काम है जो बहुत से लोग करते हैं, वस्तुओं को पुनः उपयोग करना। हमारे दादा दादी नाना नानी कभी भी पुराने कपड़े नहीं फेंकते थे। वे पुरानी साड़ियों से रजाइयाँ और पुराने कपड़ों से थैले बनाते थे। कभी कभी वे पुराने कपड़ों से ऐसे लोगों को दे देते थे जिन्हें उनकी ज़रूरत होती। यानी पुराने कपड़ों से हम क्या बना सकते हैं? तो पुराने कपड़ों से हम थैले बना सकते हैं। और पुरानी साड़ियों से हम क्या बना सकते हैं? तो पुरानी साड़ियों से हम रजाई के कवर बना सकते हैं या रजाई के खोल बना सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करें, पुराना अखबार तथा पुराने कपड़ों का उपयोग उपहार लपेटने में किया जा सकता है। यह पर्यावरण के अनुकूल है। इससे हम अपने संसाधनों की बचत भी कर सकते हैं। इस प्रकार के नवीन तरीकों से कचरा तो कम होगा ही, साथ ही यह उस व्यक्ति से जुड़ाव का भाव भी विकसित करेगा। कचरा कम करने के लिए आप चीज़ों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे बात करें तो जो पुराने पेपर हैं, आप कचरा कम करने के लिए आप रफ कार्य के लिए एक तरह इस्तेमाल किए गए कागज़ का उपयोग कर सकते हैं। पानी की बोतल खरीदने के बजाय स्टील या तांबे की बोतल में बार बार पानी भरकर उसका उपयोग किया जा सकता है। पुराने अखबार, कैलेंडर, बोतलों, डिब्बों आदि से खिलौने और सजावट का सामान बनाया जा सकता है। ऐसा ही यह तरीका यहाँ भी दिया गया है, यानी नीचे ये जो चित्र दिया हुआ है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए आज हम अरुणाचल प्रदेश के एक सुंदर गांव, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखते हैं। चलिए आज हम अरुणाचल प्रदेश के एक सुंदर गांव सिल्लुक में घूमने के लिए चलते हैं। गांव में घूमते ही हमने एकदम साफ सड़कें देखी। ठीक, गांव में घुसते ही हमने एकदम साफ सड़कें देखी। सड़कों के किनारे, कोनों या खुली जगहों पर कोई कूड़ा नहीं था। आसपास बहुत से पेड़ लगे थे, जिससे ऐसा लगा जैसे हम किसी बगीचे में घूम रहे हैं। इस गांव को सबसे अच्छे तरीके से अपने कचरे का प्रबंधन करने के लिए पुरस्कार भी मिला है। ठीक, कौन सा गांव? तो सिल्लुक। गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है सिल्लुक। राज्य का क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश के सिल्लुक गांव को सबसे अच्छे तरीके से अपने कचरे का प्रबंधन करने के लिए पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक, इसे कचरा मुक्त गांव भी कहा जाता है। किस गांव को कचरा मुक्त कहा गया है? तो सिल्लुक को। कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, सिल्लुक की ही तरह हमारे देश में और भी बहुत सारे गांव हैं जो अपने बेहतरीन
कचरा प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक गांव छोटा नरेना है जो देश का पहला कचरा मुक्त गांव है। देश का पहला कचरा मुक्त गांव कौन सा है? तो देश का पहला कचरा मुक्त गांव है छोटा नरेना। ठीक। देश में बहुत से अन्य शहर और कस्बे जैसे मैसूर और इंदौर भी अपनी स्वच्छता के लिए जाने जाते हैं। इंदौर का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला हुआ है। ठीक। और सबसे स्वच्छ पहला कचरा मुक्त गांव कौन सा है? तो वह छोटा नरेना है। ठीक। आगे बढ़ते हुए बात करें, विभिन्न तरह के कचरों को अलग अलग करना, यानी कि जो हम कचरे फेंकते हैं उसमें आप देखे होंगे कि आपके नगर पालिका या आपके नगर निगम में जहाँ भी कूड़ेदान लगे होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक नीला होता है, ठीक, एक हरा होता है। हरा जो होता है वो उसमें ऐसे जो है कि कचरे डाले जाते हैं, कूड़े डाले जाते हैं जो हमारे प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं है। उसका हम प्रयोग जो है कि खाद बनाने में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना, हरे कूड़ेदान में हम सूखी पत्तियाँ, टहनियों के टुकड़े, फल सब्जियों के छिलके, अंडों के छिलके आज डालते हैं। ये सभी चीज़ें आसानी से सड़ गलकर मिट्टी में मिल जाती हैं। हरे कूड़ेदान के कचरे से मिट्टी में मिलाकर पौधों के लिए खाद तैयार की जाती सकती है। इससे मिट्टी में रहने वाले छोटे जीवों को भोजन मिलता है। ठीक। यानी हरे वाले डस्टबिन में हम ऐसी चीज़ें डालते हैं, ऐसे कूड़े डालते हैं जो सड़ गल करके मिट्टी में मिल सके या मिट्टी में मिलने के बाद सड़ गल जाए। इसके अलावा नीला डब्बा होता है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, ये है। इसमें नीले डब्बे की बात करें तो धातु, कांच, प्लास्टिक, कागज़ से बनी चीज़ें नीले कूड़ेदान में डाली जाती हैं। इन फेंकी गई चीज़ों में मौजूदा धातुओं, कांच, प्लास्टिक से नई वस्तुओं को बनाया जा सकता है। इसे पुनर्चक्रण करके कुछ जगहों में इन सामग्रियों के लिए अलग अलग कूड़ेदान होते हैं जिससे इन्हें पुनर्चक्रण के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजने में सुविधा हो। जिन गाँवों और शहरों में कचरे को अलग अलग करके डाला जाता है और पुनर्चक्रण किया जाता है वे अपने परिवेश को स्वच्छ बनाए रखते हैं। इस तरह से कचरे का सही तरीके से प्रबंधन हो सकता है। ठीक। हरे डब्बे का क्यों प्रयोग करते हैं और नीले डब्बे का क्यों प्रयोग करते हैं ये हम जान गए। ठीक। इसी के साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक। और इसके बाद अगली वीडियो में हम क्लास 4th का ईवीएस लेकर के आएंगे। चूँकि उसमें 27-28 चैप्टर हैं तो वो वीडियो हमारी 2 पार्ट में होगी और इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, केवल देख लीजिएगा, तब भी आपके 15 में से जो ईवीएस में 15-30 नंबर का ईवीएस आता है उसमें क्या कहते हैं कि आपके 15 क्वेश्चन शिक्षण से होते हैं, 15 क्वेश्चन इस बुक से होते हैं। ठीक। आप उसमें से जो 15 क्वेश्चन बुक से होते हैं उसमें मान कर चलिए कि कम से कम जो है उसमें साइंस के भी क्वेश्चन होते हैं, तो आप 10 क्वेश्चन लगभग आपके पूरी तरीके से फंस जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।